अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है ना, या जो पढ़ना है वो है टाइम डिले ओवर कंट्री लेज। यानी कि लास्ट हमने जो प्रोटेक्शन देखी है ट्रांसफार्मर की, दैट वाज ये उसके थ्रू देखिए सर। फ्रॉम द फ्यूज़ के फ्यूज़ से जो है वो प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी साइड। ठीक है, और अब हम जो है वो ये देखेंगे कि ये हमने ये चीज़ जो है वो लास्ट स्टडी की है कि अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर है तो उसकी प्राइमरी पे अगर आप HRC फ्यूज़ लगाएं और इसी तरह से सेकेंडरी पे अगर आप HRC फ्यूज़ लगाएं तो कैसे प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, या इन दोनों की जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो होनी चाहिए। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और उसमें जो फ्यूज़ का मेल्टिंग बिहेवियर है, वो हमारे पास एक यानी होता है कोऑर्डिनेशन बाय मेल्टिंग कर्व्स। ठीक है, क्योंकि पहले मेल्टिंग पॉइंट ही आता है उसका। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बाय मेल्टिंग कर्व्स। अच्छा, इस चीज़ को हम जो है ना वो ई टैप में भी देखेंगे। मतलब ई टैप में चूंकि हमें ये फ्यूज़ अवेलेबल है तो हम 11 केवी पे तो 12 केवी पे जो है वो इसको हम लगा के इसकी ट्रिपिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ठीक है, और इसमें फिर जो मेल्टिंग कर्व्स हैं, इसमें हमारे पास फर्दर जो चीज़ आती है दैट इज़ द स्पीड रेशो मेल्टिंग कर्व में। सही, जो कि आपको बताती है कि हॉट और कोल्ड जो मेल्टिंग है उसमें क्या रेशो है, और ये हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना जो है आपका जो ट्रिपिंग है वो एक्यूरेटली होगी। फास्ट होगी सर इसमें जो होगी। हाँ, मतलब जितना ये रेशियो आपका ज़्यादा होगा उतनी एक्यूरेट ट्रिपिंग होगी, फास्ट नहीं। स्पीड रेशियो जो है ना, वो मुराद है कि एक फ्यूज़ आपका ऑलरेडी हॉट कंडीशन में था। यानी ये जो 2 चीज़ें हैं, अ, ये ये कंडीशन ऑफ द फ्यूज़ है, कंडीशन ऑफ द फ्यूज़। तो फ्यूज़ अगर आपका पहले से ही हॉट कंडीशन में है, यानी कि फुल लोड करंट चल रहा है, और या ट्रांसफार्मर अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसका इनरश करंट की वजह से हॉट अप हुआ हुआ है, या वेदर कंडीशंस हैं जैसे उसने वो कंडीशंस बताई हैं, वहाँ से वो मेल्टिंग की तरफ जाएगा। इट वुड टेक मच लेस टाइम एज कंपेयर टू द कंडीशन व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो ये जितनी ये वाली रेशियो ज़्यादा होगी, उतना क्लासिफाई हो सकेगा कि जो फॉल्स स्ट्रिपिंग है ना, यानी उसको उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हो सकेगी। यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। सर उसकी सेंसिटिविटी भी सर वो क्या कहते हैं ग्रेटर होगी सर एज कम्पेयर टू उसकी निस्बत क्या कहते हैं लो स्पीड रेशियो की निस्बत अगर हम इसमें आए तो सर। हाँ, ऐसे ही है। मतलब ये कि जब आप सेंसिटिविटी की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप की अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, द मोर सेंसिटिव यू हैव एनी डिवाइस, चाहे वो फ्यूज़ है या रिले है, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही लिमिटेशंस के पास जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर लिमिटेशन ये है कि लेट्स से कि जो मेल्टिंग कर्व का जो टाइम है वो अगर आपके पास 0.1 सेकंड है। ठीक है, यानी और आप जो है हॉट कंडीशन से इधर आ रहे हैं, तो द मोर यू हैव सेंसिटिव बिहेवियर, तो आप जल्दी यानी क्या कहते हैं कि यानी इसके पास एक तो ट्रिपिंग जो है ना वो होगी आपकी ज़्यादा। ठीक है, या ट्रिपिंग का चांस ज़्यादा है, सेंसिटिविटी अगर आपकी ज़्यादा है।
ठीक है। तो मतलब ये है कि सेंसिटिविटी जो है वो लिमिटेशन को हम ज़हन में रख के बताते हैं कि लिमिटेशन जो है ना वो उसकी क्या है। ठीक है, अभी जैसे उसने यहाँ पर ये बताया कि जो जहाँ पर स्पीड रेशियो की वो एग्जांपल दे रहा है, इट इज़ 0.1 एंड 100 सेकेंड। ठीक है, वाइडली सेपरेटेड टाइम्स हैं, यानी एक आपके पास 0.1 है जो हॉट कंडीशन का है, और जो 100 सेकेंड जाहिर बात है वो कोल्ड कंडीशन से आप जाते हैं। ठीक है, और स्मॉलर स्पीड रेशियो अगर आपकी होगी, इसका मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, यानी कोल्ड कंडीशन से भी अगर आप मेल्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो भी टाइम काफ़ी कम है, यानी 0.1 और आप कंसीडर कर लें 1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड और 1 सेकेंड में डिफरेंस काफ़ी कम है हॉट और कोल्ड कंडीशन एज कंपेयर टू द 0.1 एंड 100 सेकेंड्स विच आर द हॉट एंड अगेन कोल्ड कंडीशन, लेकिन 100 सेकेंड्स हैं मोर देन इफ यू हैव 0.1 एंड 1 सेकेंड। तो वहां पे तो वो कह रहा है कि स्मॉलर स्पीड रेशियो वुड मीन अ मोर sloping characteristic and for proper degree of the coordination such a fuse would have to be set with a smaller sensitivity। ठीक है कि अब चूंकि उसकी रेशो जो है वो थोड़ी हो गई है आपकी, तो आपको उसको कम सेंसिटिव बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यानी इफ यू हैव, ये जो कंडीशन उसने बताई है, इफ यू हैव 0.1 रेशो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे अब आपकी जो स्पीड रेशो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। इसका मतलब ये है कि फ्यूज़ को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो एलिमेंट होगा इट शुड बी मच लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू द कंडीशन। ये स्पीड रेशो कम है, दिस इम्प्लाइज दैट इट शुड बी लेस सेंसिटिव, ये मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि वही मैंने अभी जैसे मैं बता रहा था ना, वो जो मैं आपको बता रहा था लिमिटेशंस के पास एक्ट करना है, उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। अगर आपकी ये स्पीड रेशो है तो ये उसके मुकाबले में आप ये देखो, यहाँ 1 सेकेंड है और यहाँ पे कितने हो गए 100 सेकेंड्स। नाउ यू हैव अ हायर स्पीड रेशो, अ वेरी हाई स्पीड रेशो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप सेंसिटिविटी को ज्यादा ले सकते हो, हाई सेंसिटिविटी, क्योंकि मार्जिन बहुत क्लियर है आपका। जितना मार्जिन क्लियर होता है ना, उतनी सेंसिटिविटी को आप ज्यादा ले सकते हैं। जितना मार्जिन आपके पास कम होता है, आपको डिवाइस फिर कम सेंसिटिव बनाना पड़ता है। एक्चुअली ये रूल ये है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो हमने इसमें स्टडी की है, जो HRC फ्यूज है। बाकी जो सेंसिटिविटी है ना, ये ई टैप में इसको वो एक फ्यूजिंग जो करंट है आपका, वो एक टैब देता है कि उसमें मतलब वो वैल्यू की सेटिंग जो है वो आप क्या करना चाह रहे हैं या वो क्या वैल्यू होगी। तो ये हम जो है ना जब इसको सेट करेंगे तो ये वहाँ हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें मजीद जो है ना वो इसका इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी जब हम इसको सेट करेंगे। लेकिन जो रूल है वो यही है कि इफ़ यू हैव लेस मार्जिन तो आपको डिवाइस कम सेंसिटिव बनाना होता है एज कम्पेयर टू द हाई सेंसिटिविटी व्हेन यू हैव अ क्लियर मार्जिन बिटवीन द टू टू ऑपरेट। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब ये है कि यानी कि ये तो ये हो गया ना फ्यूज वाला। सेकेंडली जो अब हमने चीज़ स्टडी करनी है वो ये है कि वो अब यहाँ से बता रहा है कि लेट्स से इफ यू हैव अ पावर ट्रांसफार्मर इन MVA, और ये आपकी मेन बस है, जहाँ से आपकी रेडियल लाइंस निकल रही हैं, या मे भी यहाँ पे रिंग बन जाए इनका। ठीक है, और इसको एक ये रिले है और एक ये रिले है, इसको आप रिले लेट्स से 1 कह दें, इसको रिले 2 कह दें। यहाँ पे जो आपके पास होगी ये आपके पास मेन रिले है, मेन रिले। सही है, सो यहाँ पे आपके पास मेन रिले है। तो इसका मतलब ये है कि अ, अब ये वाली जो मेन रिले है, इसको इन दोनों रिलेज के साथ हमने कोऑर्डिनेशन में लेकर आना है। ठीक है, एक तो इसकी पिकअप सेटिंग क्या होगी, यानी ये दो हमने सेटिंग करनी है, और दूसरी इसकी है टाइम डिले सेटिंग। ये वाला काम हम उस वक्त करते हैं, यानी एक फ्यूज, आप एक तो फ्यूज से प्रोटेक्शन है, दूसरा है रिले के साथ प्रोटेक्शन जो हम कर रहे हैं पीछे अभी।
तो रिले के साथ प्रोटेक्शन आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। एक्सटर्नल फॉल्ट मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, या इस रेडियल लाइन में फॉल्ट आ जाता है, तो इस रिले को कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? पहले तो ज़ाहिर बात है इसने चलना है, ठीक है, अगर यहाँ पर फॉल्ट आता है, या ये चलेगी अगर यहाँ पर फॉल्ट आता है, तो इसको आपने कैसे टाइम डिले देना है, ये चीज़ हमने पढ़नी है। और ये वाला जो फॉल्ट है इसको हम एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के जोन में नहीं आया, यानी अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाऊँ, तो चूंकि ट्रांसफार्मर आपका बहुत महंगा है, बहुत बड़ा डिवाइस है, इसको आपने एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाई होती है, जो अभी हम आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो इस जोन से बाहर के फॉल्ट को हम एक्सटर्नल फॉल्ट कहते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पर आपने ई टैप में जो लास्ट हमने लैब की है उसमें हमने देखा था कि जो फॉल्ट है वो हमने इधर क्रिएट किया और फिर हमने इस रिले को कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली बात है कि हम रिले कब लगाते हैं? रिले हम लगाते हैं ऐसे फॉल्ट्स के लिए जो कि आपके एक्सटर्नल फॉल्ट्स होते हैं और ज़रा लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। यानी ये एक तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट है, और तो एक तो ये है, ए इसको बना दें बी, ये है कि ये ज़रा थोड़ा सा परसिस्टेंट फॉल्ट है या लॉन्ग ड्यूरेशन फॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे फॉल्ट्स के लिए फिर हम रिले लगाया करते हैं, यानी फ्यूज़ वहाँ पे ऑपरेट कर नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इन एडिशन टू द फ्यूज़ यू कैन हैव रिले एज वेल। इसको एक्सटेंड करूं, इस सर्किट को जो ऊपर फ्यूज़ वाला है, तो आप इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, इस रिले को यहाँ पे, और उसके बाद आगे ये दो आपकी रेडियल लाइंस हैं जो जा रही हैं, ठीक है। यानी इसमें भी रिले है और इसमें भी रिले है, सही है, इस तरह से। तो फ्यूज के साथ जो प्रोटेक्शन है वो अलग तरह की है, जो प्रोटेक्शन है, और ये वाली जो रिले है वो भी प्रोटेक्ट कर रही है, मगर एक तो इस बस पे लेट्स से कि अगर फॉल्ट आता है तो यानी कैसे मे बी ये पहले फ्यूज ऑपरेट कर जाए, ये वाला जो डाउन स्ट्रीम फ्यूज है, क्योंकि रिले तो आपने कोऑर्डिनेशन में सेट किया ना, तो ये फ्यूज जो है वो ऑपरेट कर सकता है, और जो रिले है वो कोऑर्डिनेशन में एक्ट कर जाएगी। तो इसीलिए हम दोनों तरह की प्रोटेक्शन को लगा सकते हैं या लगाते हैं, ठीक है। यानी इनमें जो डिफरेंस है ना वो ये है एक्चुअली, ये बात। तो जो एक्सटर्नल फॉल्ट्स हैं, परसिस्टेंट फॉल्ट्स हैं, रेडियल लाइंस में होते हैं, उनके लिए रिले अच्छा ऑपरेट करेगी, क्योंकि ये ज़रा डिलेड ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है, और यानी मे बी आपके पास जो फ्यूज़ है वो ब्लोइंग की तरफ ना जाए, ठीक है। और यानी यहाँ पे हम आप यूँ कह लें कि रिले जो है क्योंकि उसको मॉनिटर कर रही है, इस वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सही है। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, बुक से उसने एक एग्जांपल दी हुई है। तो वो ये बता रहा है कि परसिस्टिंग एक्सटर्नल फॉल्ट या एक्सेसिव ओवरलोड, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम जो है ना रिले को समझते हैं कि इट इज़ अ गुड चॉइस टू यूज़ द रिले। अच्छा, मजीद ना जो रिले और फ्यूज़ है ना, इसका जब आप लोग मोटर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा डिफरेंस एक्सप्लेन हो जाएगा, या जब हम इसको ई टैप में भी लगाएंगे, अभी तक तो हम रिले लगा रहे हैं, व्हेन यू विल हैव फ्यूज़, तो तब आपको इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट जो है डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा, ठीक है। The pickup setting is usually 115% of the maximum overload acceptable, ठीक है। कि जो है जो पिकअप सेटिंग है ना वो अब वो बता रहा है कि 115% ऑफ द मैक्सिमम ओवरलोड लेना है,
तो वो कैसे लेना है, मिसाल के तौर पर ये वो डायग्राम है। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इंतहाई इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी ये तो यूं कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन जो है एग्जांपल है, या बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड होती है। अक्सर ग्रिड पे इसी की बात ही की जा रही होती है, इस वाले ग्रिड की, क्योंकि आप देख रहे हो कि इट इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद द टू रिलेज जो कि मेन बस से आपकी जा रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो ग्रिड से आपकी आउट फीड हो रही है, मे बी ये 132 kV का ग्रिड है या बहुत अहम ग्रिड है, तो यहाँ से आपकी जो आउट फीड जा रही है, लेट्स से 600 मेगावाट, 300 मेगावाट इस लाइन से, 300 मेगावाट, और 200 मेगावाट इस लाइन से, लेट्स से 500 मेगावाट जा रही है। तो इसका ख्याल या इसकी सेटिंग का बहुत ज़्यादा हमने ख्याल रखना है। तो इसका जो पिकअप है, वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसफार्मर का जो है लोड करंट निकाल लें और उसका 115% लें। अब 115% जो है वो कैसे लेना है, वो यहाँ पर वो बता रहा है एक एग्जांपल में। वो कहता है कि लेट से आपके पास ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी कैपेसिटी जो है ये 2.5 MVA की कैपेसिटी है। अब इस कैपेसिटी पे फ्यूज भी लगता है, अभी हमने पीछे देखा है। तो वो इसीलिए मैंने बताया कि अभी यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा, बिकॉज हमारा रिले जो है उसको पढ़ने का मकसद है। मगर आप ये नहीं सोच सकते कि फ्यूज अब उतर गया है। तो यू कैन हैव फ्यूज एज वेल देयर, फ्यूज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्योंकि उसने उसकी कंडीशन बताई है, रिले की अलग कंडीशन है कि एक्सेसिव ओवरलोड या परसिस्टिंग एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए रिलेज को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, फिर वो कहता है कि 2.5 MVA का ट्रांसफार्मर है और 13.8 टू 2.4 केवी है, विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, प्राइमरी पे 13.8 केवी है और सेकेंडरी पे 2.4 केवी। और ये बड़े प्रैक्टिकल वोल्टेज हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। 10 द फुल लोड का। अच्छा, अब वो इसको सेट कर रहा है। अब इसका जो फुल लोड करंट है, जो सेकेंडरी का है या प्राइमरी का भी निकाल रहा है, हमारा तो कंसर्न सेकेंडरी से है, तो वो क्या निकल आएगा जो फुल लोड करंट है। सो जो हमारे पास इसका 2.4 केवी और 2.5 MVA है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, दैट वुड बी, सो आई फुल लोड जो है, दैट वुड बी 2.5 MVA divided by root 3 into 2.4 kV। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास फुल लोड करंट आ गया और इसकी वैल्यू जो है वो वहां पर आई गेस के 600 एम्पेयर लिखा है। 601.40। 601.40, वो इसको 600 एम्पेयर ले रहा है। ठीक सर। मे भी उसने शायद राउंडिंग ऑफ की है क्या, लेकिन बहरहाल तो कहता है कि 600 एम्पेयर फॉर द सेकेंडरी आपके पास। वो कहता है कि लेट अस एज्यूम एन ओवरलोड कैपेबिलिटी ऑफ 1.2 पर यूनिट। ये पर यूनिट है, इसको आप पर यूनिट पढ़ोगे, क्योंकि पिकअप भी हम पी यू से लिख रहे हैं, लिहाजा इसको आप पर यूनिट पढ़ोगे। यानी जो फुल लोड करंट आपने निकाला है उसका 120% जो है, आप यूं कह लें, ये उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की। यानी अगर और 1.2 जो है वो आपके पास बन जाएगा पर यूनिट में, तो ये 720 बन जाता है। यानी 1.2 मल्टीप्लाई 600 करें ना, तो ये आपके पास 720 बन जाएगा। तो वो कहता है कि ये उसकी ओवरलोड कैपेबिलिटी है। ये ये वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई थी, ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व। ये ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, फुल लोड FLA 600 एम्पेयर है आपका, और उसके बाद जो ओवरलोड कैपेबिलिटी है, एक तो होती है ना फॉल्ट की कैपेबिलिटी। फॉल्ट कैपेबिलिटी में आपके कई सारे फॉल्ट हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको सारा बताया। इसी तरह से कैपेबिलिटी कर्व में ही ओवरलोड कैपेबिलिटी भी शामिल है। ठीक है, और वो 1.2 टाइम्स 1.2 पिकअप, सॉरी 1.2 पर यूनिट है आपका 600 एम्पेयर का। ठीक है, तो ये आपके पास 720 बन जाता है। अब हम 720 को कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो वो कहता है कि आप जो सिटी रेशो लोगे वो तो जाहिर बात है कि आप चाहते हैं कि टू प्रोसीड विद टू प्रोड्यूस 5 एम्पेयर एट 600 एम्पेयर, यानी सिटी तो आप 600 के मुताबिक लोगे, मगर जो आगे आपने पिकअप सेट करनी है रिले की, वो मजीद इसका 115% लोगे 720 एम्पेयर का। ठीक है, यानी हम यूँ नहीं कर सकते कि 115 ऑफ 600 ले लें, हम 115% 720 का ले रहे हैं। सही है, ये एक्चुअली बात है। ठीक है, और सिटी को हमने 600 के मुताबिक क्यों लिया? सिटी को फिक्स 100 पे ट्रांसफार्मर के पास 5 एम्पेयर जाएं, ताकि अगर आपके पास जो एक्सेस ओवरलोड है, यानी 1.2 से भी ज्यादा, यानी अगर 1.5 आ जाता है तो ट्रिपिंग हमारे पास हो जाए। ठीक है, या 1.2 से 1.3 आ जाता है तो ट्रिपिंग आपके पास हो जाए। ये मकसद है एक्चुअली कि सिटी को 600 पे लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सर ये तो दोबारा सर जरा बताइएगा सर, ये हाँ हाँ, नेट से देखिए लैग ना कर अब। गया। हाँ, ये वो कह रहे 1.2 टाइम्स है ना, मैं इसको वो जो बोर्ड पे हमने लिखा ना, हम उधर तो ये वो कह रहा है कि सिटी जो है, अब इसके बाद वो कह रहा है जी मैंने सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी जो है वो आ जाता है आपका 600/5। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, 115% ऑफ 600 और 120 था सेवन ये। ट्वेंटी सर, हाँ, वो 120 था। 720। हाँ बिल्कुल, ये 120 था। तो 120% ऑफ 600 एम्पेयर, ये आपके पास बन जाता है 720 एम्पेयर। ये ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि आफ्टर 720, यानी हम ये चाहते हैं बाय सिटी we have taken cities 600/5, and why don't we take city of 700 ampere, because now we want कि if 1.3 या 130% और 1.3 अगर आए 600 एम्पेयर का फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 1.2 से अगर बड़ा आता है, लेट्स से, ये भी हम कह सकते हैं इफ ग्रेटर देन 1.2। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इफ द करंट जो आपका लोड करंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.2 टाइम्स द 600 फॉर क्वाइट सम टाइम, तो हम चाहते हैं कि ट्रिपिंग हो जाए। क्योंकि जारी बात है कि ट्रांसफार्मर की जो कैपेबिलिटी है वो 120% है ऑफ 600। तो इसी गर्ज से मुझे सिटी को फिर 600 पे लेना पड़ेगा, जारी बात है, क्योंकि फिर ही तो पिकअप बनेगी, जारी बात। यानी अगर मेरे पास 730 आ जाता है, सही है, तो मैंने 5 एम्पेयर कब लिए हैं, 600 पे। सही, तो मेरा ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली पिकअप तो हम इससे ऊपर ही सेट करते हैं। तो 730 जो है वो डिवाइडेड बाय आपका जो 600 है, तो वो कुछ ना कुछ तो टाइम्स द पिकअप बन ही जाएगा ना, क्योंकि ये 600 है ना जो 5 दे रहे हैं। 730 बाय और 720 बाय 730 हम ले लेते हैं बाय 600, वो कुछ टाइम्स द पिकअप तो बनेगा, ताकि आपका जो है वो 1 टाइम्स चाहे बने और बेयरली पिकअप होगी या नहीं पिकअप होगी, लेकिन वो कुछ बन जाएगा, ताकि अगर ये चीज़ कंसिस्टेंसी इख्तियार करती है तो हम जो है, यानी हमारे पास ट्रिपिंग का फिनोमिना जो है वो हो। इसीलिए हमने 600/5 पे अपना सिटी लिया है एक्चुअली। ये बात है, मुझे समझ आई बात। तो एक्चुअली जो हम अब जो पिकअप लेनी है, वो कहता है कि आपने जो एक्चुअल हम जो कंसीडर करते हैं वो हम लेते हैं
यानी एक्चुअल जो हम कंसीडर कर रहे हैं एक्चुअली, और वो क्यों, ये क्यों, वाई, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम कंसीडर कर रहे हैं 115% ऑफ 720, जहां पर हमने पिकअप सेट करनी है, सही, पिकअप ऑफ रिले, ये 115 हम 720 का लेंगे, सही है, 720 एम्पेयर का हम आगे 115% ले रहे हैं, वहां पे हम रिले की पिकअप को सेट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो 720 एम्पेयर है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, और यहाँ तक तो ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी है, जाहिर बात है इस पर तो ट्रिपिंग आप नहीं चाहेंगे हो, और ना ही होगी, क्योंकि 720/600 ये बेयरली 1.0 समथिंग कुछ बनेगा, इस पे कभी भी पिकअप नहीं बनेगी, रिले नहीं पिक करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि कम से कम 1.1 से बड़ा हो करंट तो रिले 1.1 टाइम्स द पिकअप तो रिले पिक होती है, वरना नहीं होती। ठीक सर है, ये तो एक 1.212 बन रहा है, है जी, 1.216 बन रहा है सर, ये इसका भी हाँ ठीक है, इक्वल करंट। 1.2 बन रहा है, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट क्लियर मार्जिन फॉर द रिले टू बी पिक्ड। हम यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि रिले पिक को। और दूसरी बात यह है कि 115% ऑफ 720 का मतलब ये है कि ये वाला जो करंट है, अब यानी जो ये हमारे पास यानी जो कह लो कि गुड प्रैक्टिस होती है, उससे ये वाली परसेंटेज निकाली जाती है कि आफ्टर द ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व, if 115% of this capability एम्पेसिटी अगर आपके पास होल्ड करता है फॉर क्वाइट सम टाइम, जो मैंने ऊपर लिखा, तो आपकी पिकअप बने, ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है। उसके बाद अब जो ये वाली वैल्यू है 115 की, ये हमारे पास रियल फील्ड वैल्यू है, या यूं कह लें कि इट इज रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग, वरना आपके पास फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड गर्मियों में वैसे ही एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की, असल में ना कई फैक्टर्स हैं, जो करंट के जो फैक्टर्स हैं वो कई हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर ये S/V लिखा है, यानी अगर मैं यहाँ पे नीचे एफिशिएंसी और पावर फैक्टर को भी इंक्लूड करूँ, वो वाला फार्मूला मैं लिखूं लंबे वाला, यानी जो आपका P ऊपर आता है एक्टिव पावर से रिलेटेड जो फार्मूला है, ठीक है, नीचे वोल्ट आपके पास आ जाएंगे, अब मैंने और यहाँ पे √3 आ जाएगा, वो वाला जो, तो ये वाली जो एफिशिएंसी है ना, ये आपके पास काफी ड्रॉप हो जाती है जब आपकी हीट अप, ये जो गर्मियों का सीजन है, तभी तो वो फोर्स्ड कूलिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल अपनी 100% एफिशिएंसी पे नहीं काम कर रहा होता, लिहाजा ये वाला जो आर्टिफिशियल करंट आपका जनरेट हो जाता है ना, ये जो है, आप यूं कह लो कि ये इसका फिर एक क्लियर मार्जिन हमने देखा है कि, या ये देखा गया है कि अगर हम 115% लें, तो यहाँ पर आप पिकअप बनाएं, क्योंकि ये अगर कंसिस्टेंसी इसकी हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अपना कुछ लोड, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर दो रेडियल लाइन है तो मे बी एक को आप फिर शट कर दें, ताकि ये मतलब ओवरऑल सारा सारा सारे फीडर्स ना ट्रिप कर दें, मे बी एक ट्रांसफार्मर से 3 फीडर्स निकल रहे हैं तो एक को फिर आप शट कर देंगे, लोड को आपको शट करना पड़ेगा, पूरे ट्रांसफार्मर को तो हम बंद नहीं करते, जारी बात है, ठीक है, हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि, और अगर रिले ट्रिप कर जाती है तो नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल कि भाई इतने मेगावाट्स के बाद, वो हम मेगावाट्स में देखते हैं फिर वहां पे कि इतने मेगावाट्स ही अलाउड है बस, बल्कि वो और भी, लेट्स से अगर 700 मेगावाट निकले हैं ना, कि 700, तो अब वो ना उसको 650 मेगावाट पे या 680 मेगावाट पे चला रहे होंगे ट्रांसफार्मर, समझ आ रही बात, तो ये इस तरह से होता है एक्चुअली। तो उसके यानी मेगावाट से फिर आप ये परसेंटेज कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो कि जो कैपेबिलिटी ट्रांसफार्मर का एम्पेसिटी है उसका परसेंटेज कितना हम अपना मिल जाएगा मेगावाट से, हम यहाँ पे अगर रखें मेगावाट्स, तो एफिशिएंसी को भी हम देखते हैं कि गर्मियों में क्या एफिशिएंसी हो जाती है, फिर पावर फैक्टर भी है उसका जो 0.8 है, ठीक है, और जो वोल्टेज एट द फुल लोड, चले हम उसको बिल्कुल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओके हैं, हम पूरे वोल्टेज यहाँ पर रखते हैं, तो फिर हम ये वो मार्जिन जो है ना वो हमारे पास क्लियरली बन सकता है, ये जो हमारे पास 115% का मार्जिन, जिसपे जिस पर ट्रिपिंग होगी उससे पहले हम ट्रिपिंग नहीं चाहते, क्योंकि वो होल्ड कर लेता है, ट्रांसफार्मर की ये कैपेबिलिटी है कि वो इसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, नहीं तो ये होगा कि आप के कम मेगावाट्स आउट आ रहे होंगे, आप
और आप जितना एरिया सर्व कर सकते हैं उतना एरिया आप सर्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसकी एक इंस्पेक्शन हो सकती है कि ये क्यों इस तरह से रिले को रखा गया। यानी ये छोटी सी बात नहीं है कि रिले की कैपेबिलिटी का 115% ले लिया है, बल्कि इसका पूरा इंस्पेक्शन हो सकता है कि अगर मैंने इसको कम रखा तो रिले, जारी बात है, वो पिकअप बन जाएगा और वो ट्रिप कर जाएगा, और फिर हम यहाँ मेगावाट्स की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे यार भाई इतने ही फीडर चल सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर को नुकसान हुए बगैर, यानी वो होल्ड कर सकता है इस चीज को। और यानी अगर मैं उसकी कैपेबिलिटी देख रहा हूँ कि यहाँ पर FLA आ रहा है, जैसे मैंने आपको वो कर्व दिखाई थी, और कैपेबिलिटी आपकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से वो कर्व थी, इस तरह से कई कर्व्स का मजमुआ थी। तो इसके मुताबिक ये वाला जो मार्जिन है ना, ये मैं ले सकता हूँ FLA के बाद। ठीक है, तो ये एक्चुअली ना आपकी चीज होती है कि आप अगर इस मार्जिन को कम लेंगे तो आपको मेगावाट शट करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, यानी जो बात है ये। तो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड बाय दिस कंसल्टेंट। ये जो होरोविट्ज है ये कंसल्टेंट है एक्चुअली, अब तो रिटायर हो गए। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर इसने बहुत अरसा काम किया। तो he has recommended कि you should take 115% of again the capability, but keep your city at 600. Keep your city to have a good multiple of the pickup. When it needs to be picked, you should have a good multiple of the pickup. फिर वहां पर आपको रिले टैप भी अच्छा मिल जाएगा, और वहां पर आपके पास शिकायत नहीं होगी कि रिले का मल्टीपल नहीं बना। सही, तो 1.2 टाइम्स आ जाए, और अप टू मेरा जहां तक मैं कहूँगा कि 1.4 टाइम्स भी ये डेंजरस जोन है। एक तो इसमें पीछे लगता है वो नपा तुला हिसाब किया गया है, और रिले में बी नॉट पिक्ड अप, क्योंकि अगर मैं रिले की फिजिक्स में चला जाऊँ ना, तो इतना थोड़े से पिकअप जो हैं वो बहुत शॉर्टली भी आ सकते हैं, मे बी इन रश की वजह से आ जाएं, और इस तरह से कोई भी कंडीशन बन सकती है, ये एफिशिएंसी कम हो। तो मैं इस पर कभी भी, मैं ये रिस्क है क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर अगर ट्रिप हो गया तो ये सारे फीडर बंद हो जाने। तो मैं इसको ये नहीं, मैं कभी भी मैं ये वाला पिकअप नहीं लूंगा, नेवर। ये तेज पिकअप है, ये पिकअप तेज है, ये सेंसिटिविटी ज्यादा है, आप यूं कह लें इंतहाई ज्यादा सेंसिटिविटी है, इंस्टेंटेनियस टाइप सेंसिटिविटी। आई वुड नॉट प्रेफर दिस। सो मैं जो है वो ये करूंगा कि 115% ऑफ कैपेबिलिटी, यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा पिकअप भी बन जाएगा, एंड इट हैज बीन सीन दैट ट्रांसफार्मर इज केपेबल टू होल्ड 720, एंड एट दिस कि अगर ये परसिस्टेंसी इख्तियार करता है तो आपके पास ट्रिपिंग हो जाएगी। 115% एक हमारे पास बड़ा अच्छा मार्जिन बन जाता है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्यों समझ आई इसकी? यस। ठीक है, तो जो आपके पास फ्यूज है ना, फ्यूज को आप इस तरीके के साथ मैनेज नहीं कर सकते जिस तरीके से आप रिले को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो और एक और भी बात है कि उससे कम जो मतलब अगर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं, या मतलब आप यूं कह लें कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए फ्यूज़ को ऑपरेट करना चाहिए, तो वहाँ पर हम फ्यूज़ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मतलब उसने पर्टिकुलरली इस तरीके से तो एग्जांपल नहीं दी कि जैसे उसने कोई एम्पेरेज के लिहाज से एग्जांपल दी हो, मगर ये है कि वी कैन मॉडल इट इन ई टाइप के टू हमें कोई कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली, जिसमें फ्यूज और रिले दोनों लगे, और फिर हम उसमें कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। देखें, आपका जो रिले है ना, रिले बड़े बड़े चीज़ों के लिए होता है, क्योंकि ये एक स्मार्ट डिवाइस है। जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, मिसाल की छोटी चीज़ क्या है, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की जो कैटेगरी है ना, वैसे तो ट्रांसफार्मर में हम रेजिडुअल रिले भी लगा सकते हैं, तो लेकिन मे बी इट यू मे डिसाइड कि जी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए हम फ्यूज लगा लेते हैं। ठीक है, ऑन द प्राइमरी साइड, ऑन द सेकेंडरी साइड, एंड एज अ बैकअप ऑन द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो रिले जो है ये जैसे उसने लिखा कि एक्सेसिव ओवरलोड एंड परसिस्टिंग एक्सटर्नल फॉल्ट,
सही कि जोन से दूर अगर आपके रेडियल लाइंस में फॉल्ट बनते हैं, जैसे ये जो है, ये उसने दो रेडियल लाइंस एक एग्जांपल देकर बताया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अब आपका जो पिकअप बन गया ना वो 828 एम्पेयर प्राइमरी बन गया। ये 115% ऑफ 720 जो है ये 828 एम्पेयर प्राइमरी बन गया। ठीक है, तो वो कहता है कि ये पिकअप है आपका। ठीक है, 600 उसका FLA था फुल लोड, 720 तक वो होल्ड कर सकता है, और 828 पे आपका ट्रिपिंग हो रहा है। देखो कितना जबरदस्त ग्रेड हुआ। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। 600 एम्पेयर उसका फुल लोड एम्पेसिटी है, और ट्रांसफार्मर को अगर अच्छा कूल डाउन करोगे, उसकी अच्छी मेंटेनेंस रखोगे, तो 720 तक वो होल्ड कर सकता है करंट को। उसके बाद अगर एक्सेसिव ओवरलोड आता है, मे बी 740 750 और ज्यादा देर के लिए रहता है, और वो और बढ़ जाता है 828 तक चला जाता है, तो हमने एक मार्जिन 720 से भी तो रखना है ना। तो वो एक क्लियर मार्जिन है 828 एम्पेयर का, जहां पर फिर हमारी ट्रिपिंग बनती है बाय द रिले। ठीक है, तो ये हमने, मैंने पहले बताया, जितना हम ग्रेड कर देते हैं ना चीज़ों को, उतना उतना अच्छा ऑपरेशन आपको मिलता है। ये प्रोटेक्शन का रूल है, जितना आप ग्रेडिंग में जाएंगे ना, उतना अच्छा आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का मामला था, जिसमें आपके मेगावाट्स का ताल्लुक है, तो हमने यहाँ पर उसके FLA को ग्रेड कर दिया। ये वो है जो उसकी कैपेसिटी से निकला 2.5 MVA। ये वो है जो वो कैपेबल है। इसका मतलब ये कि डिजाइनर ने इस तरह की कोई चीज अंदर रखी हुई है कि वो कैपेबल है। और ये वो है कि जिस पर भी ट्रिपिंग बन जाती है। ठीक है, और ये 115% इट इज बाय द गुड प्रैक्टिस फ्रॉम द कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये जो लोग फील्ड में जिस तरह जिनका 20-20 साल का तजर्बा हो जाता है, तो वो ये परसेंटेज को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका 115% ले लें। ये जो अगर आप इसकी बात करें 115% कहाँ से आ गया, तो ये फ्रॉम गुड प्रैक्टिस है, जो कि आपकी ईयरली प्रैक्टिस, मतलब ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द एट द ग्रिड और सबस्टेशन। तो ये वो चीज़ है। अब वो कहता है कि अगर मैं सेकेंडरी साइड पर देखूं या रिले की साइड पर देखूं, तो वो 6.9 एम्पेयर बनते हैं, और रिले का 7 एम्पेयर का टैप आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने ई टैप में भी देखा है। तो वो कहता है कि अब अगर मैं टाइम डायल की बात करूं, हाउ टू सेट द टाइम डायल। अच्छा, एक और भी मैं जब इसकी लैब करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि दिस इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द सेटिंग ऑफ द इक्वलेंट रिले। अभी जो मैंने लास्ट लैब करवाई है, उसमें ट्रांसफार्मर नहीं था, उसमें पावर का इक्वलेंट लगा हुआ था। यानी इसका मतलब ये कि पीछे नेटवर्क और भी है, और मैंने थेवेनिन कंसीडर करके वो जो रिले को मैंने सेट किया था, जाहिर बात है फिर उसका मैं पिकअप बिल्कुल और तरीके से सेट करूंगा। अगर जिन्होंने लैब ली है या रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, सुनी है, वो पिक कर लेंगे बाहर। मैं इसको लैब में भी बता दूंगा, इसलिए डोंट वरी। तो यानी बहरहाल उस वक्त मैं बता दूंगा, अगर मैं उधर चला गया तो वो डिटेल अलग बन जाएगी। तो अब इसका टाइम डायल हमने सेट करना है। वो कहता है इसमें आपने केयरफुल रहना है, और RAB और RAC को आपने कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, यानी फर्स्ट जोन RAC का बनता है और RAB का, फॉर एनी फॉल्ट इन द रेडियल लाइन। उसके बाद आपकी ये जो मेन रिले है। और वो कहता है कि अगर ब्रेकर फेलियर रिले भी आपने लगाई है, ब्रेकर फेलियर रिले जो है ना, मैंने ये जो ब्रेकर है, ये एक पूरी मैकेनिकल असेंबली है। यानी ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में स्टडी करवाया जाता है। तो इट मे फेल क्योंकि उसकी DC मोटर फेल हो गई, इट मे फेल क्योंकि उसका वो जो स्प्रिंग है वो फेल हो गया। ठीक है, और कई कंडीशंस बन सकती हैं। तो इट मे फेल ड्यू टू एनी रीजन। तो उसकी भी एक रिले है जो कि ब्रेकर फेलियर रिले कहलाती है। तो जाहिर बात है, वो कहता है कि अगर ये रिले यहाँ पर आपकी लगी हुई है, तो इसको वो वाला टाइम भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो मेन रिले है पीछे, उससे पहले नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकर फेलियर रिले जो है ना, अगर ये ब्रेकर फेल हो जाता है, तो वो ये वाला जो ब्रेकर लगा हुआ है, ये वाला जिसमें अभी मेरा एरो है, वो इस वाले ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। यानी RAC, यानी ये वाला जो पॉइंट है, RAC का जो पॉइंट है, अगर यहाँ एक ब्रेकर फेलियर रिले आपने लगाई हुई है, जो कि बिल्कुल उसका सेम सेटिंग होती है जो RAC की अभी हमने सेटिंग पढ़ी है, तो वो ऑब्जर्व ब्रेकर को कर रही होती है। इफ ब्रेकर फेल्स टू ऑपरेट इन
ये जैसे मैंने लास्ट टाइम जो अभी अब तक आपने जो ई टैब देखी है उसका मेरा तो 80 मिली सेकेंड टाइम आता है ब्रेकर का। समटाइम्स वो जैसे हुज़ैफा बता रहे थे 50 मिली सेकेंड भी आता है और मैंने भी देखा है। तो 50 टू 80 मिली सेकेंड चले आप रख लें, और 80 मिली सेकेंड के बाद ब्रेकर जो है फेलियर रिले इस वाले ब्रेकर को, ये वाला जो ब्रेकर है उसको ट्रिप सिग्नल दे दी कि वो ट्रिप कर जाए, और जिससे आपका ये पूरा रेडियल लाइन सारी की सारी बंद हो जाए। और वो बनता भी एक्चुअली क्योंकि ये ब्रेकर फेल हो चुका है और यहाँ फॉल्ट पड़ गया एंड पे, और हमने सप्लाई को आउट करना है, सारी बात है हमने सप्लाई यहाँ से आउट करनी, क्योंकि यहाँ रेडियल लाइन के एंड पर फॉल्ट पड़ा हुआ है और यही रिलेज हैं जिन्होंने फॉल्ट को क्लियर करना। तो अगर ब्रेकर जैम हो गया तो सारी बात है अल्टरनेट उसके पास यही वाला ब्रेकर, हेल्दी लाइन को वो ठीक है ये भी ऑफ हो जाएगा, मगर उस ये इसको हम सिग्नल देंगे कि ये ऑपरेट करे, फिर ये सप्लाई बंद होगी। उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको सेपरेट करके आइसोलेटर खोल के इसका इस हेल्दी को ऑन कर देंगे दोबारा, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये इसका सारा ऑपरेशन है, ठीक है। So this is about the transformer over current protection by fuse and by the time delay relay, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है अच्छा ये इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, ये उसने बस एक पैराग्राफ में ये बताया है, जो कि मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जो है वो हम जनरली अवॉइड करते हैं एंड इट शुड बी अवॉइडेड। जब आपकी मेन बस होती है उस पर इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन तो वैसे ही नहीं बनता, तो लिहाजा उसने बस एक पैराग्राफ में बताया, जैसे उसने ये पहले भी बता दिया है कि डीसी डीके को आप देखें, और जो है मतलब डीसी ऑफसेट पर आपकी सेटिंग होनी चाहिए। डीसी डीसी का जो ऑफसेट होता है फॉल्ट करंट में उसको आप ऑब्जर्व करें, ठीक है। और डीसी ऑफसेट क्या होता है ये मैं एक दफ़ा इसको मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ठीक है, ये अगर आपके पास फॉल्ट करंट है जो कि इस तरह से आ रहा है, ये फॉल्ट करंट है, तो अब जो आपका डीसी ऑफसेट है वो इसको ऊपर को कर देता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कहलाता है कि डीसी ऑफसेट, ठीक है। ये अपने सेट पॉइंट से हट गया है, यहाँ पर आ गया। उसका नुकसान क्या है, वो ये है कि ये जो इसकी पीक वैल्यू है ना ये इंक्रीज कर चुकी है, ठीक है, जो कि मेल ऑपरेशन करवा सकती है आप। यानी अगर आपने इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन रखा है जिसमें रिले ज़्यादा ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कम मल्टीपल ऑफ पिकअप होगा और समथिंग, अगर आपने इस चीज़ का ख्याल ना रखा तो कम उस वक्त होगा, तो इस पर आपकी ट्रिपिंग बन सकती है, यानी इस पर आपका फॉल्स ट्रिपिंग बन सकती है। ये बात हो रही है एक्चुअली। तो फिर हम जारी बात है इसका इंतज़ार करते हैं कि ये जो डीसी का जो ऑफसेट हुआ है उसका डिके का जो टाइम है ना उस पर आप यानी टाइम तो नहीं, उस वैल्यू पे आप आके करंट की, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में टाइम तो नहीं होता, मगर डीसी डिके की करंट वैल्यू पे आके आप देखें, तो वो फॉल्ट करंट का कभी 135 135 या जैसे उसने पीछे वो वैल्यू बताई हुई है, तो वो आप कभी कभी हम इसको यूं भी बोलते हैं कि जो डीसी ऑफसेट है उसकी वैल्यू पर इसको सेट किया जाए। उसका मकसद यही होता है कि इस पीक को देखा जाए, ठीक है, और इस पीक का कुछ परसेंटेज लेकर सेट, क्योंकि इस पीक पर ना ऑपरेट करवाया जाए, ये वाली जो पीक है, क्योंकि ये वाली पीक जो है वो आपकी इन रश की वजह से भी बन सकती है, यानी पीक पर ऑपरेट करवाना वो ठीक नहीं है एक्चुअली। बात ये आरएमएस वैल्यू पर ऑपरेट करवाना जो है ना वो ठीक है, पीक पर हम ऑपरेट नहीं करवाते, क्योंकि सर्ज सिस्टम में कई तरह की आती है। अगर कैपेसिटर बैंक जो है वो स्विच हुआ है जो पावर फैक्टर वाला होता है, ठीक है, तो भी इस तरह की सर्ज आती है आपकी। अगर लाइट चमक रही है, ऊपर बादल आ गए हैं, लाइट चमक रही है, तो भी इस तरह की सर्ज आती है सिस्टम में, ठीक है। अगर कोई लाइन आउट हुई है, ट्रांसमिशन मेन एचवी लाइन आउट हुई है, इन हुई है, आउट और इन हुई है, अगर तो भी इस तरह की सर्ज आती है। तो हम इसीलिए ये पीक ऑपरेशन जो है ना इंस्टेंटेनियस के लिए वो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो आरएमएस पे हमने ऑपरेट करवाना, इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब इसको कहने का तरीका डिफरेंट है कि डीसी ऑफसेट पे सेटिंग कर दें या डीसी डीके पे सेटिंग कर दें, अगर आपने इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन लेना है तो। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन हम लेते हैं, ये भी एक मतलब एक और तरीके की बात है कहने की, मगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में लेते हैं जो कि यहाँ पर उसने बताया, ठीक है, एट दिस पॉइंट, सही है।
अच्छा, ये जो है ना ये मैं दोबारा एक और आपको मैं तरीके से ये चीज़ ज़रा बता दूं। ये जो स्पीड रेशियो है ना, एक्चुअली इसका कंसेप्ट जो है ना, वाई हाई इज़ रिक्वायर्ड, ये मेरे जहन में एक और इसका पॉइंट है, मे बी इससे आपको और इससे अच्छी समझ आए। देखो कि जब ट्रांसफार्मर सॉरी जब आपका फ्यूज जो है वो हॉट कंडीशन में है, जब आपका जो फ्यूज है वो हॉट कंडीशन में है, सो सो यू हैव 0.1 सेकेंड एज कंपेयर टू द कोल्ड कंडीशन व्हेन यू हैव 100 सेकेंड। अब ये बहुत अच्छा रेशो है, वेरी गुड, वेरी गुड स्पीड रेशो, ये बहुत अच्छा रेशो है, इसको प्रेफर किया जाता है। क्यों क्यों प्रेफर किया जाता है? अब आपने देखा कि जब फ्यूज हॉट कंडीशन में है तो वो 0.1 सेकेंड में मेल्टिंग में चला जाता है। ये क्या है टाइम? मेल्टिंग में जाने का टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अवॉइड करें ना, अब आपने इससे अवॉइड करना है, अवॉइड इट, अवॉइड, इससे अवॉइड करना है, इसको होने नहीं देना, इसको होने नहीं देना। मे बी यहाँ पर शायद कंफ्यूजन हो, इसको होने नहीं देना, क्योंकि जब कोल्ड कंडीशन में वो होता है तो इट टेक्स 100 सेकेंड टू गो टू द मेल्टिंग स्टेट। इसका मतलब ये है कि बीच में भी हम एक बीच में हम कहीं भी, बीच में हम कहीं भी अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे आपने यानी जिन फॉल्ट्स पर ट्रिपिंग करवानी है और जिनको अवॉइड करना है, यानी ट्रिप जिस पे करवाना है उसको देखना है, और जिस पे नहीं करवाना उसको अवॉइड करना है। तो बीच में आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। अवॉइड का मतलब ये होता है कि फ्यूज जिस वजह से हॉट हो गया है, फ्यूज जिस वजह से हॉट हो गया है उससे आप अवॉइड कर रहे हैं, या फ्यूज गलत हॉट हो रहा है उसकी ट्रिपिंग नहीं बनती, डिफरेंशियल रिले की ट्रिपिंग बनती है। तो बाज़ औक़ात आप डिफरेंशियल नहीं लगाते, फ्यूज को आप लगा देते हैं, ये बात भी है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप नहीं लगाते, बाज़ औक़ात आप दोनों साइड पे फ्यूज लगा देते हैं, उससे आप डिफरेंशियल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की विसिनिटी में फॉल्ट हुआ ना, ऐसे बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जोन में पास, रेडियल पास का मतलब क्या है कि ये जो रेडियल लाइन है इसमें फॉल्ट नहीं हुआ, नो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ, बल्कि फॉल्ट जो है ये फ्यूज से पहले हुआ, और यहाँ भी फ्यूज के बाद हुआ, यहाँ पहले यहाँ बाद। ठीक हो गया? ये होता है जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेडियल लाइन में फॉल्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर फॉल्ट हुआ है, अब आपके पास पूरा चैप्टर है फॉल्ट का, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सारा वो, ठीक है। अब ये वो चीज़ है कि आपने देखना है कि फ्यूज जो पहले से हॉट अप हुआ था उसमें तो आपने कभी भी 0.1 सेकेंड पे ट्रिपिंग नहीं करवानी, ये फॉल्स ट्रिपिंग होगी। 100 सेकेंड और 0.1 सेकेंड के दरमियान आपका स्पीड रेशो बेहतरीन है। आप इसको 50 सेकेंड पे ट्रिप करवा लें, आप इसको 10 सेकेंड पे ट्रिप करवा लें, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफार्मर का साइज क्या है, और इंसिपिएंट फॉल्ट्स यानी कि ऐसे फॉल्ट्स जो नजर नहीं है, जैसे टर्न टू टर्न फॉल्ट हो गया, कोर हीट अप हो रही है, मतलब ऐसी चीजें जो कि इनडायरेक्टली हीट अप हो रही हैं, यानी डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल फेज फॉल्ट पड़ गया लाइन टू लाइन, नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस की वजह से हीट अप हो रही हैं चीजें, या टर्न टू टर्न फॉल्ट इंसुलेशन फेलियर की वजह से चीजें हीट अप हो रही हैं, तो वो उसकी रिले अलग होती है। ठीक है, वो भी फ्यूज को उसके लिए ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यानी फ्यूज मस्ट बी ऑपरेटेड एट सम लाइन टू लाइन कंडीशन, या जिसके लिए भी आपने उसको, इंसिपिएंट फॉल्ट्स के लिए हमारी ट्रिपिंग अलग होती है, मैं इसलिए उन फॉल्ट्स का जिक्र किया। तो ये बात है, समझ आई बात की? सो इससे आपने अवॉइड करना है, और इन दोनों के दरमियान आपने एक मॉडरेट कंडीशन लेनी है, वेयर द फ्यूज वुड हैव अ मेल्टिंग, वुड गो ऑन द मेल्टिंग कर्व, यहाँ पे मेल्टिंग कर्व पे आ जाएगा, और मजीद फिर कुछ टाइम के बाद अगर ब्लोइंग कंडीशन हुई तो वो ब्लोइंग ब्लोइंग वाली कंडीशन पे आ जाएगा, ये उसकी कर्व पे होगा। ठीक है, ये एक्चुअली इसका मतलब, ये एक और तरह से एक्सप्लेनेशन है जो मैंने दी है, में भी इसमें मजीद क्लियर हो गया हो आपका जो पॉइंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंशियल का।
मे बी ये आज कवर ना हो, बट लेट्स स्टार्ट। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ये मतलब ये जैसे आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है। अब आप फ्यूज को हटा दें और आप कहें कि मैंने ना रिले लगानी है, तो रिले सारी बात है मेन पे तो नहीं लगती ना, रिले तो लगती है सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, तो ये अब आप कह दोगे कि ये जो प्राइमरी पे सिटी लगा हुआ है इसके बाद और सेकेंडरी के सिटी से पहले अगर कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का जोन है, या ग्रिड पे ही फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर में ही फॉल्ट पड़ गया। आगे रेडियल लाइन तो बहुत दूर है ना फिर अभी। तो प्राइमरी के सिटी के बाद और सेकेंडरी के सिटी से पहले इट इज द ट्रांसफार्मर जोन वेयर द फॉल्ट अकर्स। तो वहां पे फिर आपका डिफरेंस ऑफ करंट्स बन जाता है। ओवर करंट रिले हम यहाँ पर लगाते हैं, उसका जो डिफरेंस है टू करंट्स का, जो सेकेंडरी करंट्स आपके पास आ रहे हैं, I1S से मुराद है जो प्राइमरी सेकेंडरी करंट, I2S से मुराद है जो सेकेंडरी जो मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का जो सेकेंडरी करंट आ गया जो सिटी लगा हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है इफ इट इज ऑफ अपना अप टू द मार्क के उसने पिकअप देनी है तो रिले ट्रिप कर जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि आपका फॉल्ट आ गया। सही है, तो ये एक्चुअली इसका ओवरऑल पिक्चर है कि डिफरेंशियल होता क्या है। अब वो उसको बता रहा है, यानी उसको जो वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको जो वो एक्सप्लेन कर रहा है वो ये बता रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हुए आपका जो एमएमएफ है वो आपका जो है ना, लेट्स से कि द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, कि प्राइमरी से जो आपका फ्लक्स चला वो कोर में से आइडियली गुजर गया। अब कोर में कोई लॉस नहीं हुआ, एयर लॉस भी नहीं हुआ, या जो कोर लॉस होते हैं वो भी नहीं हुआ। ठीक है, और वो सेकेंडरी की तरफ चला गया। यानी ये देखो, ये मैंने कमेंट इसका लिखा है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वेशन। ठीक है, यानी एम्पेयर टर्न्स इक्वेशन। तो फ्लक्स हैज पास्ड आइडली थ्रू द कोर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो वरना हम इसको ऐसे हम लिखते हैं कि the sum of the two should be, or the difference of the two should be equal to the जो भी आपका जो है वो बना लॉस इन द कोर, वो चाहे एयर में लॉस है या आपका जो है वो कोर के अंदर खुद लॉस है। अच्छा, ये जो कोर है ना, इसको यानी इसका कोर जो है ना, वो आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे होंगे, कोर को शीट्स में बनाया जाता है और वो शीट्स को इतना टाइटली पैक किया जाता है कि कोई भी एयर गैप ना रहे। तो एयर की वजह से जो लॉस है वो इसीलिए बाज़ औक़ात हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोर को इंतहाई टाइटली पैक किया जाता है। ठीक है, यानी लूज कोर हो ना तो ट्रांसफार्मर से हमिंग नॉइज भी आने लग जाती है अगर कोर लूज हो जाए तो कोर जो है वो शीट्स एक दूसरे के ऊपर पतली पतली शीट्स रख कर कोर बनाई जाती है। ठीक है, और अब जो कोर का अपना लॉस है, हम कहते हैं कि लेट से कि हम उसको अगर निगलेक्ट कर दें तो N1 I1P इज इक्वल टू N2 I2P। ये जो स्मॉल लेटर्स में वो लिख रहा है करंट को, इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहा है, और ऊपर जो डायग्राम है उसमें वो बड़े बड़े लेटर्स लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये RMS वैल्यू है। अगर बड़े लेटर में करंट या वोल्टेज लिखा जाए तो वो RMS वैल्यू होती है, अगर छोटे लेटर्स में लिखा जाए तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए बाज़ का इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आखिर में राइटर बात बता देता है कि वट एवर वी हैव एक्सप्लेन एज इंस्टेंटेनियस गोज वेल फॉर द RMS वैल्यूज़। तो ऊपर RMS वैल्यू, नीचे इंस्टेंटेनियस एक्सप्लेनेशन देता है। ये एक तरीका है एक्सप्लेनेशन का और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल, तो N1 I1P जो फ्लक्स आपका प्राइमरी से चला, इट इज इक्वल टू, वो उसको बराबर लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जीरो लॉस इन द कोर, हम ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी के लिए होता है, वरना जारी बात है कोर में लॉस होता है। और वो ये बता दिया उसने कि होता बहुत ही कम है, क्योंकि अच्छे जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो जारी बात है बहुत केयर के साथ बनाए जाते हैं, और वो उसने बता दिया कि कितना होता है। इट इज 0.5% ऑफ द टोटल एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द लोड करंट, के लोड अनलोडेड कंडीशन में नहीं बल्कि लोडेड कंडीशन में जो आपका एमएमएफ बनता है जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आ रहा होता है, उसका आपने 0.5% लेना है। ठीक है, 0.5% ऑफ द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द
लोड करंट। नो बहरहाल अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है कि ये जो I1P है ये आपका इस सिटी से जब गुजरेगा तो करंट बन जाएगा I1S, और I2P जब इस सिटी से गुजरेगा तो बन जाएगा I2S। तो वो ये कह रहा है कि आप अगर जो सिटी है प्राइमरी साइड पे उसका रेशो आप N1 मान लें और सेकेंडरी पे है उसका रेशो आप N2 कंसीडर कर लें, तो ये जो I1P है इसको सेकेंडरी की टर्म में फिर आप कैसे लिख सकते हो, दैट N1 इंटू I1S, और I2P को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज N2 इंटू I2S। यानी ये होल जो इक्वेशन है इसमें जो N1 इंटू I1S है ये सिटी का सेकेंडरी करंट है, और कैपिटल N1 क्या है, capital N1 is the turns ratio of the prime main transformer, and N2 is the मतलब N2 and capital N1 N2 are the turns ratio of the main transformer, और small N1 N2 are the turns ratios of the city। So I1P को आप लिख सकते हो N1 into I1S, और I2P को आप लिख सकते हो N2 into I2S। अब वो ये कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम कैपिटल N1 इंटू स्मॉल N1 इट इज इक्वल टू कैपिटल N2 इंटू स्मॉल N2 अगर हम कर दें, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं लेट्स से, तो आपके दोनों सेकेंडरी करंट्स जो आ रहे हैं सिटीज से यानी I1S और I2S ये बराबर हो जाएंगे, एंड द रिले वुडंट सी एनी डिफरेंस इन द टू करंट्स एंड वुड नॉट ट्रिप। लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो जाता है यहाँ पे तो जारी बात है फिर दोनों करंट्स आपस में सेम नहीं रहेंगे और रिले ट्रिप कर जाएगी। सही, यानी इस प्राइमरी वाले सिटी के बाद फॉल्ट पड़ता है या सेकेंडरी की सिटी से पहले फॉल्ट पड़ता है तो I1S वुड नॉट बी इक्वल टू I2S, जारी बात है, और फिर रिले ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि आपने कैपिटल N1 इंटू स्मॉल N1 को कैपिटल N2 इंटू स्मॉल N2 के तकरीबन बराबर बनाना है। अब ये एक टास्क है जिस पर ये नीचे उसने सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी हुई है, जो कि अभी हम इसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपका नॉर्मल कंडीशन है तो आइडियली जो दोनों सेकेंडरी करंट्स रिले के पास आ रहे हैं दे मस्ट बी सेम, समझ आई, आइडियली। और अगर कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो जारी बात है आपका ID से मुराद है डिफरेंशियल करंट या डिफरेंस करंट, तो वो फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जारी बात है। ठीक है, तो अब बात सारी ये है कि N1 इंटू N1 इक्वल टू N2 इंटू N2 ये कंडीशन जो है वो प्रैक्टिकली होल्ड नहीं करती। उसकी क्या रीज़न है? ठीक है, उसकी रीज़न ये है सबसे पहले कि अगर मैं स्मॉल N1 और स्मॉल N2 को पहले ले लूँ तो ये सिटी की रेशोज़ हैं। तो ये समझ आ रही है, ये सिटी की रेशोज़ हैं, और सिटी की जो रेशोज़ हैं वो तो जारी बात है कि डिफरेंट होंगी क्योंकि प्राइमरी का करंट हो रहा है, सेकेंडरी का करंट हो रहा है, तो सिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर डिफरेंट। ठीक है, अभी तक तो हमने जो ई टैप में काम किया है वो ट्रांसफार्मर के बगैर किया है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने ट्रांसफार्मर को लगाया ही नहीं क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है। तो जब आप ट्रांसफार्मर को लगाते हैं ना तो आपको अलग अलग रेशियोज के सीटी लेने पड़ते हैं, प्राइमरी का अलग होता है और सेकेंडरी का अलग होता है। तो जारी बात है कि अब आपके पास N1 और है और N2 और है, तो उसका मल्टीपल विद कैपिटल N1 और इसका मल्टीपल विद कैपिटल N2 ये बड़ा मुश्किल है कि आपस में बराबर हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ आई। तो फिर वो कहता है कि और फिर वो कहते हैं कि जाहिर बात है कि सिटीज को आपने लेना भी स्टैंडर्ड रेशियोज के मुताबिक होता है, ठीक है ना। तो ये काफी टफ हो जाता है कि ये कंडीशन होल्ड करे फ्रॉम यस द डिफरेंस ऑफ स्मॉल सर्किट N1 के मेंबर एंड के स्मॉल सामने N2। मिले। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा वो कहता है द प्रॉब्लम इज समवट एलिविएटेड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट रिलेज, कहता है प्रॉब्लम और भी सीवियर हो जाती है क्योंकि बहुत सारी जो रिलेज हैं वो भी जो है ना यानी मुख्तलिफ सिटीज़ के साथ मुख्तलिफ तरह का टैप्स, मुख्तलिफ तरह के टैप्स जो है ना वो देती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो प्रॉब्लम आई हो मैं यहाँ पे नंबर वाइज मैं लिखता जाता हूँ ताकि मेरी जो बात है वो आपको मज़ीद क्लियर हो। So the point is this is your main transformer
and this is your first city, this is your second city, this is your relay. ये मैं सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, इसकी बात हो रही है. So this is I1s. What is this? This is I2s. If the two are equal, no trip. ठीक है. और जो आपकी नॉर्मल कंडीशन है उसमें तो दोनों को बराबर होना चाहिए ना, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो कंडीशन है इनके बराबर होने की वो उस वक्त है व्हेन कैपिटल N1 इंटू स्मॉल n1 इट इज इक्वल टू कैपिटल N2 इंटू स्मॉल n2. सही. ये कंडीशन जो है अगर होल्ड करती है तो I1s इक्वल टू I2s आएगा नॉर्मल कंडीशन, वरना नहीं आएगा, वरना दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा और फिर हमें रिले को समझाना पड़ेगा कि इस डिफरेंस के लिए ऑपरेट नहीं करना और इसके लिए करना है. समझ आई? यानी एक टास्क बन चुका है आपके पास. अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये वाली जो कंडीशन है, हाउ टू मेक इट पॉसिबल, ये वाली जो कंडीशन है इसको पॉसिबल कैसे बनाया जाए. या दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इस कंडीशन को होल्ड, प्रॉब्लम्स टू होल्ड दिस कंडीशन, प्रॉब्लम्स टू होल्ड दिस कंडीशन. जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है कि आपके पास जो N1 है और जो N2 है ये आप स्टैंडर्ड जो आपके रेशोज हैं उसके मुताबिक आप लेते हैं, स्टैंडर्ड सिटी रेशोज. ऐसे ही है ना, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है और हम उससे देख के रेशो सिलेक्ट करते हैं सिटी की. इसका मतलब ये है कि N1 और N2 एक बहुत अलग अलग वैल्यूज दे देंगी और वो N1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये कंडीशन बहुत मुश्किल हो जाएगी होल्ड करना. समझ आई? एक तो ये बात है. और फिर दूसरी बात ये है कि ये मसला उस वक्त भी ज़्यादा हो जाता है, वो ये बता रहा है क्योंकि आपने ई टैप में देखा होगा कि जब आप सिटी की रेशो तब्दील करते हो ना तो रिले के टैप्स भी बदल जाते हैं, ये वो बता रहा है. तो अगर आपको रिले का टैप अवेलेबल ना हो, आप कहते हैं यार N1 को ना मैं ये रख लेता हूँ, जैसे 150 की बजाय आप कहते हैं मैं 200 रख लेता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, अब रिले का टैप भी बदल जाएगा, रिले टैप विल बी चेंज्ड. और इसका मतलब ये है कि अब आपको जो अपना पिकअप है, जो रिले का पिकअप है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. यानी मकसद ये है कि यानी पिकअप तो आपका वही रहता है मगर टू हैव द सेम पिकअप आपको वो टैप मिलता भी है या नहीं, ये बात है एक्चुअली. तो पिकअप के लिए आपको मतलब मोर सेफली हम इस तरह से कह सकते हैं कि टैब की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये ज़्यादा सेफ होगा कहना. टैब अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सही. रिले टैप विल चेंज, ये हमने ई टैप में देखा है कि अगर हम सिटी का रेशो बदल दें तो उसके टैप्स भी बदल जाते हैं और फिर हमें अपनी जो पिकअप है उसके लिए टैप की अवेलेबिलिटी है यानी ये प्रॉब्लम बन जाता है. तो देखो कि प्रॉब्लम कहाँ तक चला गया, डीप कहाँ तक चला गया. ठीक है. अच्छा, फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसफार्मर है उसका एक टैप चेंजर भी लगा होता है, मेन ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर. ठीक है. आपने किसी ना किसी तरह ये कंडीशन होल्ड करवा दी है मगर टैप चेंजर जो है उससे आपके पास चेंज इन कैपिटल N1 और N2 जो है वो आपके पास हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे. ठीक है. तो ये कंडीशन फिर भी मुश्किल हो जाती है होल्ड करवाना. सही है. तो ये दो और फिर जो तीसरा मेन है वो ये है जिसको हमने कहा था शुरू में, हमने पढ़ा था सिटी एरर. सही है कि I1s जो है वो कभी भी I2s के बराबर नहीं हो सकता इन रियल फील्ड. वाई? क्योंकि I1s और I2s में अगर मैं सिटी एरर की बात शुरू कर दूं तो उसमें
नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों को बराबर करवाना इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जरूर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और नॉर्मल कंडीशन में यानी रिजल्ट ये निकला कि नॉर्मल कंडीशन में आपके पास एक सर्टेन डिफरेंशियल करंट बन रहा है बाय द डिफरेंस ऑफ I1s एंड I2s। अब हमें रिले को बताना पड़ेगा कि इसके लिए ट्रिप नहीं करना, नो ट्रिप। सही, ये हमें रिले को बताना पड़ेगा कि इसके लिए ट्रिप नहीं करना, क्योंकि ये हमारे एरर्स की वजह से, कुछ एरर की वजह से, कुछ सिटी के रेशोज की वजह से, और कुछ जो ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है उसकी वजह से, यानी N1 और N2 का जो मसला है ये आपका टैप का मसला है जो मेन ट्रांसफार्मर का टैप है, और N1 और स्मॉल N1 और N2 का मसला स्टैंडर्ड सिटी रेशो से बन जाता है। ठीक है, फिर सिटी का एरर है जो कि I1s और I2s से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें ये सारी कंडीशंस पे बताना है उसको कि आपने ट्रिप नहीं करना। इस मकसद की खातिर हम जो है अपना, अभी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, इस मकसद की खातिर हम अपना जो ट्रिप रीजन है उसको एक सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, ये देख लो, ये ULT सिटी एरर लिखा हुआ है। सिटी एरर से क्या मुराद है? जो सेकेंडरी करंट्स में एरर आ रहा है, I1s और I2s में जो एरर्स आएंगे ये वो है। रेशो मिसमैच से क्या मुराद है कि जो आपके पास सिटी की जो रेशोज हैं वो आपने चूंकि स्टैंडर्ड रेशोज ली थी, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेशो मिसमैच। ये सिटी की जो रेशोज है उनका। और ये जो ULTC है ये क्या है? अंडर लोड टैप चेंजर, यानी लोड आपका लगा हुआ है और फिर आप टैप तब्दील कर रहे हो, तो ये अंडर लोड टैप चेंजर है। ठीक है, अंडर लोड टैप चेंजर। तो ये कैपिटल N1 और N2 की बात हो, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंशियल करंट क्रिएट करती हैं, और हमें अपने ट्रिप रीजन को एक सेफ मार्जिन पे रखना है, जो उसने यहाँ पर ये बताया हुआ है, दिस इज द सेफ मार्जिन। ठीक है जी, हमें अपने रीजन को, ट्रिप रीजन को एक सेफ मार्जिन पे रखना है। और अब हम इसको कैसे सेफ, ये देखो, ये वाई एक्सिस पे डिफरेंशियल करंट है, ये आप देख सकते हो। तो हमारी जो मिनिमम पिकअप है वो रफली 0.25 एम्पेयर से स्टार्ट होती है जनरली। टिपिकल वैल्यू से मुराद ये है, वही बात है कि गुड प्रैक्टिस वैल्यू, तो 0.25 एम्पेयर हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल करंट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो लिहाजा हमें अपना जो ट्रिप रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि अभी जो आपको नजर आ रहा है, मे बी अगर मैं इसकी वैल्यू 0.25 एम्पेयर रख दूं तो मैं यूं कहूंगा कि 0.25 एम्पेयर से नीचे कोई ट्रिपिंग नहीं होगी, और 0.25 एम्पेयर के ऊपर ऊपर ट्रिपिंग होगी। ये एक्चुअली ये ग्राफ बता रहा है, एंड वी नीड अ सेफ मार्जिन। अब इस मार्जिन को हम कैसे मेक श्योर करते हैं कि हमें मार्जिन मिल जाए? तो हम एक पर एक रिले है जो कि खास मतलब डिफरेंशियल रिले, उसको हम कहते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। यानी हम अब डायरेक्ट करंट में ऑपरेट नहीं कर सकते। अब मसला ये आ गया, ठीक है, यानी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। अब जो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, अब इसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में बुध वाले दिन स्टडी कर लेंगे। यानी अब मसला जो है वो ये आ चुका है कि आपका जो डिफरेंशियल करंट है वो आपका सिटी एरर, वो आपका रेशो मिसमैच, जो सिटी की जो रेशो मिसमैच है, और टैप चेंजर जो है आपका मेन ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है मेन ट्रांसफार्मर का, इसकी वजह से अब आपके पास डिफरेंशियल करंट आ रहा है, और ये जो डिफरेंशियल करंट है ये ट्रिप करवा सकता है। ठीक है, ये एम्पेयर्स में आ रहा है। तो अब हमने इसका स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, वो ये है कि भाई डिफरेंशियल करंट जो है वो तो हर केस के लिए डिफरेंट निकलेगा, विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, या विल बी टू मच वेरिड वेरिंग फॉर ईच केस। तो ऐसा अब क्या किया, फिर कितनी रिलेज हमने बनानी है? मेरी बात समझ आ रही है? या रिले को हम कितना स्मार्ट बना सकते हैं? इसका मतलब ये है कि जो रिले है वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको ऑपरेट करना। रिले जो है
उसका ऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि अब हमें परसेंटेज में कोई चीज़ लेकर आनी चाहिए कि हम इसका यानी एक परसेंटेज लेंगे हम, ठीक है, डिफरेंशियल करंट का एक हम परसेंटेज लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम एक सेफ मार्जिन रख सकेंगे। उस वो टिपिकली 10% होता है, 20% होता है और 40% होता है, ठीक है। ये किसका होता है? ये आपके पास थ्रू करंट का होता है। थ्रू करंट का मतलब ये होता है कि ऐसा करंट जो दोनों सिटीज से पास करे, ठीक है, लाजमी यानी नेसेसरी टू पास थ्रू द टू सिटीज, लाजमी तौर पर दोनों सिटीज से पास करे, ऐसे करंट को हम थ्रू करंट कहते हैं। और उसका हम 10% लेंगे क्योंकि वही करंट में ये सारे एरर्स आ जाएंगे। इन सारे एरर्स को हमने अपना कवर करना है। ये सारे एरर्स अब कवर कैसे होंगे कि हम ये कहते हैं कि जो आपके पास जो I1SR है और जो आपके पास I2SR है, इसका आप एवरेज ले लें। इस एवरेज को हम कहते हैं थ्रू करंट, इसको हम IR से लिखते हैं, सही है। इसका आप एवरेज ले लें, जो दोनों सिटीज से करंट पास हो रहा है उनके सेकेंडरी में आ रहा है, उसका एवरेज लेके अब इस वाले करंट के लिए रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी, नो ट्रिप, क्योंकि इसमें एरर्स शामिल हैं, बल्कि इसका कुछ परसेंटेज लिया जाएगा जो कि मैंने यहां पर लिखा है, सही है। तो इस परसेंटेज को आप के फैक्टर कहते हो। के, ये के जो है ये आपका IR से मल्टीप्लाई होगा और वो अगर हमारा करंट अब उससे बड़ा आया तो ट्रिपिंग होगी, यानी कि ये कंडीशन बन जाती है, ये जो यहां पर लिखी हुई है कि जो डिफरेंशियल करंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन सम परसेंटेज ऑफ द रेस्ट्रेंट करंट। रेस्ट्रेंट बोलते हैं ऐसा करंट जिसपे ट्रिपिंग नहीं होगी, यानी ये ट्रिप का ऑपोजिट है, मुतजाद है। ट्रिप का ऑपोजिट है रेस्ट्रेंट। तो दोनों सिटीज से गुजर रहा करंट, ये हमने मान लिया कि ये वो करंट है जिस पर ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें सारे फॉल्ट्स शामिल है। ये फॉल्ट ज़्यादा करंट है या ये ऐसा करंट है जिसमें नॉइज शामिल है। अब उसको फिल्टर कैसे करना है उसका परसेंटेज ले लिया हमने, ये बात है, समझ आई। सो IR इज नथिंग बट द रेस्ट्रेंट, यानी नो ट्रिप करंट, इस पे ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए because it is passing through the two cities and have noise or errors in it. So उसका हमने फिल्टर लगाया K factor which is 10%, 20 and 40%, which would give a clear margin between the trip region and the faulty, या मतलब जो भी आपका एरर वाला रीजन, फॉल्ट तो नहीं कहना चाहिए, एरर रीजन जो है आपका, तो जी समझ आई बात। तो ये जो K फैक्टर है ये टिपिकली वो कहता है 10%, 20 एंड 40% होता है, ठीक है। जितना के फैक्टर आपका कम है आपकी रिले उतनी सेंसिटिव है। जारी बात है कि 10% की वैल्यू कम आएगी तो आपका जो डिफरेंशियल करंट है ये जल्दी उससे बड़ा हो जाएगा और जल्दी ट्रिपिंग की तरफ चला जाएगा, सही। तो 10% जो है उसमें आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द 40%, सही। तो यानी जनरली स्पीकिंग आप इस तरह कह सकते हो कि दिस इज IR, ठीक है। IR का मतलब ये होता है टोटल करंट, टोटल जो के दोनों सिटीज से पास कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एरर मौजूद है, ठीक है, एरर इसमें मौजूद है, टोटल करंट। और यहां पर वो करंट हम रखते हैं जो कि ट्रिप करंट है, सही है, ये ट्रिप करंट है। और मैं अब ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास एरर्स हैं जो कि वो दिखा रहा था, ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, सही है। और मिनिमम जो पिकअप है वो यहाँ पर मेरे पास आती है, ये मेरे पास मिनिमम पिकअप की वैल्यू है। तो अब अगर मैं अपना 10% लेता हूँ, 10%, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, 20 यहाँ पर आ रहा है, 40 यहाँ पर आ रहा है, ऑफ आई आर यानी ये फिल्टर्स हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं, दिस इज नथिंग बट दे आर द फिल्टर्स, सही है। और कौन सा फिल्टर लगेगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल देखेंगे कि आपने फिल्टर को सिलेक्ट कैसे करना है, यानी फिल्टर सिलेक्शन जो है,
फिल्टर सिलेक्शन जो है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो फिल्टर सिलेक्शन वो विल सी कि हमने 10% फिल्टर लेना है, 20% का फिल्टर लगाना है, यानी IR पे कौन सा फिल्टर लगाना है ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन अगर मैं 10% का फिल्टर लगाता हूं तो ये आपकी ट्रिप कर्व है, ये वाली, ये आपकी ट्रिप रीजन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनता है ऐसे, 20% का रीजन ये वाला बनता है, 40% का रीजन जो है ये वो आपका ये वाला बनता है, ये सबसे लेस सेंसिटिव है, ठीक है। इसका मार्जिन ज्यादा है, ठीक है, इसका मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये जारी बात है कि फिर यहाँ पर आपका जो ट्रिप रीजन है ना वो भी थोड़ा रह जाता है, सही है। तो यहाँ पर आपका जो 10% का है इट इज मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास रिले जो है वो जल्दी आपके पास ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। ये 20% है, ठीक है, इस तरह से, और ये आपके पास 40% है, ठीक है, इट इज़ लेस सेंसिटिव। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जो है वो, हाँ जी, एनी क्वेश्चन, ताकि फिर इसको मैं कंक्लूड करूँ। जी जनाब, नो सर। ठीक है। ये हम ठीक है इसको भी सर, हम, नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसका फिल्टर सिलेक्ट सर नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा सर आपको। और भी क्लियर हो जाएगा ये ना इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जब फिल्टर को हम सिलेक्ट करेंगे ना, इसने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल, इंतहाई प्रैक्टिकल एग्जांपल इसने दी है, जो कि पेतंकर का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें भी उसने एग्जांपल दिया, नो डाउट। लेकिन ये बिल्कुल वे डिफरेंट है ये वाला जो है, और इसमें कोई भी चीज़ रह नहीं जाती जो क्लियर ना हो। और मतलब ये है कि इन्हीं हमें नेक्स्ट टाइम फिल्टर की सिलेक्शन से मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और ई टैब में भी इंशाल्लाह इसको हम इम्प्लीमेंट जो वो करेंगे, ठीक है। तो सही है। बाकी ये है यार कि असाइनमेंट का मैंने कहना था कि असाइनमेंट की जो डेडलाइन है उसको आपने मीट करना है, मेक श्योर कि डेडलाइन आपसे मिस ना हो, बस ये चीज़ मेक श्योर करना, क्योंकि जो है ये मैंने अब आपको इंडिकेट भी कर दिया और आप ग्रुप में भी कर रहे हो, तो डेडलाइन जो है ना जब उसका मेंशन कर दिया रहता है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपने देना है। एक दिन मिस हो गया, 2 दिन, ये नहीं कोई भी पॉइंट होता है कि इस ये वजह हो गई, वो वजह हो गई। फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन द सबमिशन शुड बी ऑन टाइम प्लीज। तो इसलिए सारे जो ग्रुप्स हैं, सारी जो क्लास है वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि टाइमली ऑन टाइम आपने असाइनमेंट जो है उसको सबमिट करना है, ठीक है। आपका FYP भी चल रहा है या और भी असाइनमेंट्स हैं, लेकिन एक अच्छा खासा मार्जिन है आपके पास स्टिल, अभी आप असाइनमेंट बना सकते हो। तो 8-9 दिन है, तो मतलब उसमें आप अपनी जो भी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें, और सबमिशन ऑन टाइम का, ये मैंने साथ में बात ऐड करनी थी, ठीक है। और भी असाइनमेंट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं फिर आपसे शेयर करूँगा। एक हम सेशन इसमें प्रेजेंटेशन का भी रखेंगे, क्योंकि ये अब मे बी ऑनलाइन एक्सटेंड हो जाए, मे बी इस तरह की कंडीशन चल रही है। तो एक हम जो सेशन है वो ग्रुप प्रेजेंटेशन का भी रखेंगे। उसमें आप जो टेंटेटिव मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि जैसे 7 चैप्टर है ये वाला जो ट्रांसफार्मर का है, यू नीड टू सेलेक्ट एनी टॉपिक एंड प्रेजेंट इट। वो 2 ग्रुप्स का सेम टॉपिक भी हो सकता है, मगर यू नीड टू प्रेजेंट इट। कोई भी टॉपिक आप अपनी मर्जी का ले लें, या मैं दे सकता हूँ, या कोई एक जैसे असाइनमेंट होती है उसकी मैं प्रेजेंटेशन ले सकता हूँ। एक वो प्रेजेंटेशन का वो चीज़ अलग होगी, एक तो ये है ना जो असाइनमेंट आपने सबमिट करना है, तो वो प्रेजेंटेशन जो है ना वो चीज़ अलग होगी, ठीक है। तो इसमें यानी मेनली फिलहाल ये 2 मोड हैं, प्रेजेंटेशन प्लस वाइवा, जारी बात है, और असाइनमेंट। सर अभी जो असाइनमेंट दिया वो इंडिविजुअल कर सकते हैं सर, क्योंकि मेरा ग्रुप नहीं बना हुआ। ग्रुप बना लें ना, ग्रुप बना लें, क्योंकि इट इज़ डिक्लेयर टू डू इन अ ग्रुप, तो ग्रुप जो है वो आप बना लें। क्योंकि वो जूनियर्स है ना सर, तो किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए मैं वो पूछ रहा था। कोऑर्डिनेट करे ना, जैसे रिलेज कोऑर्डिनेट कर लेती हैं, इतने किलोमीटर दूर रह के भी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, तो वो जी सर, कोऑर्डिनेट कर लो। जी सर, अच्छा ट्राई पिकअप रखो करूँगा। अपना, और टाइम भी अच्छा अपना सेट करो, कोऑर्डिनेट करो। जी हुजैफा। हाँ जी हुजैफा। सर कितने मेंबर का ग्रुप होना चाहिए? मैंने इंडिकेट किया था आई गेस।
3 मेंबर का सर मेरे ख्याल से कहा था। हाँ जी, मैंने 3 मेंबर का बताया था। यस सर, और 14 तक जमा करवाना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो डेडलाइन मैंने मेंशन की हुई है एलएमएस पे। यस सर, वो सारा सर अगर तो ये कोऑर्डिनेशन आप वाली है असाइनमेंट है, आसान है क्योंकि इसको हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैंने 7वां चैप्टर भी इसीलिए स्टार्ट करवाया ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन, वरना अगर मैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन शुरू कर देता तो वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना था। इसलिए मैंने मोड सेम रखने के लिए 7 चैप्टर को स्टार्ट करवाया ताकि हमारा वो कंटिन्यू रहे और हम ट्रांसफार्मर को भी ई टैप में ले आए। तो ये वजह है, ठीक है। तो वो रिपीट हो रहा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ई टैप के साथ भी वो और अच्छी होती जा रही है, तो उसको इसलिए कर लो, ये इजी है असाइनमेंट आपके लिए। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे? जैसे क्लास का कोई ग्रुप बना तो काइंडली मुझे ऐड कर दें सर, कोई लड़का रिक्वेस्ट मेरे कर पास रहा तो था अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो अभी ये सुन रहे हैं आपके मेंबर जो क्लास फेलोज हैं, इफ सम ग्रुप नीड्स अ मेंबर, तो वो क्या नाम था, कौन बात, एहतशाम एहतशाम, अहमद सर। हाँ एहतशाम बात करें तो एहतशाम के साथ वो ग्रुप बना लें। वो जो एक ईमेल की है फहीम ने रिगार्डिंग ई टैप, उसको आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें सबके ईमेल्स हैं। आपस में आप कोऑर्डिनेट ओके करें ना, ग्रुप बनाएं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं ओके सर। लेक्चर को अब एंड कर रहा हूँ। तो विल मीट ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।